ओके, मैं ये बता रही थी कि अब हमारे पास जो हीमोलिटिक एनीमिया है, इसके 2 कॉजेज़ हो सकते हैं। हीमोलिटिक नॉर्मोसाइटिक एनीमिया के इंट्रिंसिक भी हो सकते हैं, एक्सट्रिंसिक भी। इंट्रिंसिक क्या है कि ये अगर रेड ब्लड सेल है तो ये या तो यानी कि रेड ब्लड सेल के अपने अंदर ही प्रॉब्लम है, या तो इसकी मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम है या इसके अंदर मौजूद एंजाइम में प्रॉब्लम है। इफ़ द मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम है तो वो क्या है, हेरिडिटरी सफिरोसाइटोसिस। क्या है कि मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन होती है स्पेक्ट्रिन, वो सही से नहीं बनती, तो जो बाइकॉनकेव शेप ऑफ रेड ब्लड सेल है वो चेंज होके सफ़ेयर शेप हो जाती है। बाइकॉनकेव शेप जो है वो सफ़ेयर शेप हो जाती है। इसको हम हेरिडिटरी सफिरोसाइटोसिस कहते हैं। ये सेंटर से पेलर नहीं होता, ये पूरा का पूरा जो है वो डार्क ही होता है। देयर इज़ इंक्रीज MCH से, और इसमें कोई एंटीबॉडीज इन्वॉल्व नहीं है, तो नेगेटिव कोम्स टेस्ट होगा। सेकंड हमारे पास एंजाइम है, तो वो G6PD है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी से हो सकता है। G6PD की डेफिशिएंसी होगी तो हमारे पास हेंस बॉडीज़ और बाइट सेल्स बनते हैं, और ये मोस्टली मेल्स में होता है। And it is triggered by the following drugs: hemolysis is deep pain, that is isoniazid, sulfonamide, gypsone, primaquine, aspirin, ibuprofen and nitrofurantoin. Extrinsic hemolytic anemia के जो है वो क्या causes हो सकते हैं, या तो ऑटोइम्यून होगा या माइक्रोएंजियोपैथिक या मैक्रोएंजियोपैथिक। ऑटोइम्यून क्या है कि एंटीबॉडीज़ बनती हैं बॉडी के अंदर, वो एंटीबॉडीज़ आकर रेड ब्लड सेल्स को अटैक करती हैं। इफ़ दीज एंटीबॉडीज़ आर IgG तो ये वार्म एंटीबॉडीज़ होती हैं, और अगर IgM है तो ये कोल्ड एंटीबॉडीज़ होती हैं। अब एंटीबॉडीज़ जब आकर रेड ब्लड सेल्स पे लगेंगी तो ये रेड ब्लड सेल्स को ब्रेक करवाएंगी, और हमारे पास जो है वो कोम स्ट्रेस पॉजिटिव होगा, क्योंकि ज़ाहिर है पहले वो क्लम्प्स वगैरह बनेंगे, तो फिर ये ब्रेक होगी कोम स्ट्रेस पॉजिटिव। माइक्रोएंजियोपैथिक और मैक्रोएंजियोपैथिक और मैक्रोएंजियोपैथिक दोनों में शिस्टोसाइट्स या हेलमेट सेल्स होंगी, क्योंकि जब वो वेसल्स में से पास करेंगे तो वो ब्रेक होते हैं सेल्स, उनकी शेप चेंज होती है, शिस्टोसाइट या हेलमेट सेल्स आते हैं। ठीक है, देन हमने थोड़ा सा डिस्कस किया हेरिडिटरी सफिरोसाइटोसिस में। उसमें क्या होता है कि सफ़ेद शेप सेल्स हो जाती हैं, जब वो पास करते हैं स्प्लीन में से, तो वो ब्रेक कर जाते हैं। रेड ब्लड सेल फ्रेजिलिटी उसकी होती है पॉजिटिव। ठीक है, देन वी हैव कि इसमें डिफेक्टिव क्या है, स्पेक्ट्रिन प्रोटीन मैंने बताया है। और स्पेक्ट्रिन जो है ये बाइकॉनकेव शेप दे रही है रेड ब्लड सेल्स को। ठीक है, जब ये ऑब्वियसली ये व्हेन देयर इज़ प्रॉब्लम इन स्पेक्ट्रिन, तो वो बाइकॉनकेव शेप जो है वो चेंज होके सफ़ेद शेप हो जाती है। अब जब वो सफ़ेद शेप सेल्स जो है वो स्प्लीन में से गुजरेंगे तो वो ब्रेक हो जाएंगे, तो दे विल बी स्प्लीनोमेगाली और एनीमिया। रेड ब्लड सेल्स ब्रेक हुए तो एनीमिया हो जाएगा, और स्प्लीनोमेगाली हो जाएगी सिर्फ, और पेरिफेरल फिल्म पे सफिरोसाइट्स होंगे। ठीक है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे वही हीमोग्लोबिन डिक्रीज होगी, पेलर होगा क्योंकि एनीमिया है, और जॉन्डिस होगा क्योंकि बिलीरुबिन ज़्यादा हुआ है, और स्प्लीन एनलार्जमेंट होगी। रेटिकुलोसाइट काउंट 9%, मतलब रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज होगा। क्योंकि बोन मैरो तो नॉर्मल है ना, वो तो नए से नए रेड ब्लड सेल्स बनाती रहेगी, बिकॉज इट विल ट्राई टू कंपनसेट फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, तो रेटिकुलोसाइट काउंट ज़्यादा होगा। ठीक है, देन हमने इसमें क्या करना है कि अगर एक पेशेंट हमारे पास आता है जॉन्डिस, स्प्लीन एनलार्जमेंट, हीमोग्लोबिन कम, रेटिकुलोसाइट काउंट ज़्यादा है, पेरिफेरल पे हमें सफिरोसाइट्स मिल रहे हैं, तो हमें उसकी डायग्नोसिस के लिए अब हम रेड ब्लड सेल सर्वाइवल स्टडी करेंगे, यानी कि फ्रेजिलिटी टेस्ट करवा लेंगे। ठीक है, सिनेरियो ऑफ हीमोलिटिक एनीमिया, स्प्लीनोमेगाली या रेटिकुलोसाइट काउंट 11 है, सफिरोसाइट्स भी मिले हैं, तो नेक्स्ट स्टेप हम उसके क्या करेंगे, मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी टेस्ट यानी कि फ्रेजिलिटी टेस्ट करवाएंगे। G6PD डेफिशिएंसी क्या है कि ये एक्स-लिंक्ड डिजीज़ है, मेल्स में ज़्यादा होगी, फीमेल्स में नहीं होगी, क्योंकि ये एक्स-लिंक्ड है। अब एक पेशेंट है वो प्रीमाक्वीन ले रहा है फॉर मलेरिया, और उसकी पेरिफेरल फिल्म में हेंस बॉडीज़ और बाइट सेल्स आते हैं, तो क्या डायग्नोसिस है, G6PD डेफिशिएंसी। ठीक है, अब यही है कि एक बच्चा आता है विद 104 फीवर फॉर 4 days, और कोला कलर्ड यूरिन आ रही है फॉर द लास्ट 1 day, और LFTs उसकी डी रेंज्ड है, बिलीरुबिन अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो इंक्रीज्ड है। डायग्नोसिस क्या है, क्योंकि पेशेंट जो है वो यूज़ कर रहे हैं एंटी मलेरियल, तो डायग्नोसिस G6PD है। अच्छा, अगर फीमेल है और वो आती है 104 बुखार के साथ, पिछले 4 दिन से वो कोट्राइमोक्साजोल यूज़ करिए, कोला कलर्ड यूरिन आ रही है, डी रेंज LFTs, वही सेम सिनेरियो है, लेकिन वो फीमेल है, तो हम इसको ब्लैक वाटर फीवर कहेंगे, G6PD डेफिशिएंसी नहीं कहेंगे। ठीक है,
फॉर G6PD डेफिशिएंसी फीमेल्स जो हैं वो सिर्फ कैरियर्स होती हैं, जबकि मेल्स जो होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो आपको अगर ठीक है, अगर फीमेल है तो ब्लैक वाटर फीवर कहेंगे बिकॉज कॉज इज प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। इफ़ नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तो हमारे पास फीवर और कोला कलर्ड यूरिन बोला है उसने, तो डायग्नोसिस हम करेंगे ब्लैक वाटर फीवर बाय प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। अगर फीवर के साथ वो कह रहा है एंटी मलेरियल ड्रग भी ले रहा है और डीप कोला कलर्ड यूरिन फिर डेवलप हुआ है, तो फिर डायग्नोसिस G6PD। और इसमें जेंडर का ख़ास ख्याल आपने देखना है, ठीक है। G6PD में हमारे पास एक्यूट इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस होती है। अब कोई अगर फेवा बीन्स जो हैं वो फेविज्म वो ले रहा है, तो उससे भी हमारे पास जो है वो G6PD की डेफिशिएंसी डेवलप होती है, ठीक है। हीमोलिटिक एनीमिया क्या है कि कॉमन मैनिफेस्टेशन जो है ऑटो इम्यून डिजीज़ का वो हीमाटोलॉजिकल कॉज होती है। ऑटो एंटीबॉडीज जो यूजली जो इन्वॉल्व होती है वो वार्म एंटीबॉडीज जी होती है। इडियोपैथिक इसके कॉज क्या है इन ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया का हमें नहीं पता है, इडियोपैथिक, ठीक है। तो पेशेंट जो है वो उसमें हीमोलाइसिस होगी, वो जॉन्डिस के साथ आएगा, जॉइंट पेन के साथ आइए, या लो ग्रेड फीवर के साथ, हीमोग्लोबिन कम, मतलब वाइट ब्लड सेल्स भी कम है और प्लेटलेट्स भी, मतलब थोड़ा सा पैनसाइटोपिनिया की पिक्चर आ रही है, और रेटिकुलोसाइट काउंट रेज है। तो अब हम उसमें क्या कराएंगे, डायरेक्ट कोम्स टेस्ट चेक। वो अगर पॉजिटिव और डायरेक्ट कोम्स टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाता है तो क्या ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया, ठीक है। ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया आफ्टर ट्रांसफ्यूजन, अगर ट्रांसफ्यूजन के बाद हीमोलाइसिस हो रही है, उसमें हीमोग्लोबिन डाउन हो रही है और जो है वो बिलिरुबिन ज़्यादा आ रहा है, तो आप कोम्स टेस्ट करवाएंगे, वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। रेटिकुलोसाइट काउंट रेज्ड होगी, कंफर्म कैसे होगा भाई, कोम्स टेस्ट। देन वी हैव कि एक 65 ईयर ओल्ड मेल आता है फॉर वर्कअप, उसका हीमोग्लोबिन कम है, बिलिरुबिन रेज्ड है, रेटिकुलोसाइट काउंट भी ज़्यादा है और पॉलीक्रोमेसी एंड क्लम्प्स है, यानी कि एंटीबॉडीज़ आकर रेड ब्लड सेल्स के ऊपर लगी हैं और उसने थोड़े क्लम्प्स बना दिए, पॉलीक्रोमेसी एंड क्लम्प्स। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, हम उसको कोम्स टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। तो सिंपली कोम्स टेस्ट करवा लेंगे। विमेन है, जॉन्डिस है, उसको 1 साल से है, बिलिरुबिन उसका कम है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन 1 है, हीमोलिटिक एनीमिया उसमें, ठीक है। ये हीमोलिटिक एनीमिया के कॉजिंग की गई उसको एनीमिया है, साथ में बिलिरुबिन रेज्ड है, जॉन्डिस है, तो मोस्ट लाइकली क्या हीमोलिटिक एनीमिया, ठीक है। हीमोलिटिक एनीमिया अकर्स आफ्टर मिसमैच ट्रांसफ्यूजन, तो वो हीमोग्लोबिन जो है वो यूरिन में भी मिलेगा। क्लिनिकली इसको डायग्नोज करते हैं भाई हीमोग्लोबिन यूरिया। अब हमारे पास एक पेशेंट है, उसकी सर्जरी हुई है, माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट हुई है, और 12 मंथ बाद आता है विद द कंप्लेंट्स ऑफ पेलर और डार्क कलर्ड यूरिन। तो ये क्या है कि उसमें मैक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया है। यही अगर फ्रेगमेंटेड RBCs हैं पेरिफेरल ब्लड में, तो ये माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया है, ठीक है। अब हमारे पास क्या एक प्रेग्नेंट लेडी है विद उसमें नॉन केस ऑफ फीटल हैमरेजिक डिजीज़ है, यानी कि उसके बच्चों में वैसे भी हैमरेजिक डिजीज़ होती हैं। वो आपके पास 26 वीक्स पे आई है, तो आप उसकी क्या इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, सीरियल मैटरनल एंटीबॉडीज, यानी कि मदर में एंटीबॉडीज हैं या नहीं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट, ठीक है। अब एक लेडी है वो डेप्सोन ले रही है फॉर इरिथमा नोडोसम, ठीक है। उसको एक डर्माटोलॉजिस्ट ने दी है एक लेडी को डेप्सोन फॉर इरिथमा नोडोसम, और उससे अब उसके HB कम हो गया है और MCV थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। तो डायग्नोसिस क्या है, हम इसको G6PD नहीं कह सकते बिकॉज ये लेडी है, ठीक है, और MCV भी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम इसको कहेंगे ड्रग इंड्यूस रेड ब्लड सेल, ड्रग इंड्यूस RBC डिस्ट्रक्शन। यही अगर मेल है, उसको इरिथमा नोडोसम के लिए डेप्सोन दी है और उसकी HB कम हो गया है, तो फिर हम उसको G6PD डेफिशिएंसी कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर MCV रेज्ड है और लेडी है तो ये ड्रग इंड्यूस्ड RBC डिस्ट्रक्शन है। लेकिन अगर ये मेल है और MCV का उसने नहीं बोला और कहा है कि पेरिफेरल स्मेयर में एबनॉर्मल स्मॉल इरेगुलर सेल्स हैं, तो ये G6PD डेफिशिएंसी है, ठीक है। सिकल सेल डिजीज़ मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि जो बीटा ग्लोबुलिन चेन होती है उसमें जो 6 अमाइनो एसिड होता है, दैट इज़ ग्लूटामिक एसिड, उसकी जगह वेलिन आके लग जाती है, तो ये हीमोग्लोबिन जो है ये HbS हीमोग्लोबिन सिकल हो जाता है। इससे क्या होता है कि अब ये जो हीमोग्लोबिन सिकल है, ये सिकल शेप ऐसे होती है, ये जब वेसल्स में से पास करती है तो यहाँ आकर बहुत सारी वेसल्स में से रुक जाती है, आगे ब्लड सप्लाई नहीं होती, तो हमारे पास जो है वो आगे वेजोक्लूसिव क्राइसिस हो जाते हैं, लाइक क्रोनिक लेग अल्सर्स हो जाएंगे। इसके अलावा ये बहुत सारे जब सिकल से स्प्लीन में से गुजरेंगे,
ये स्प्लीन को डैमेज करा देंगे तो ऑटोस्प्लीनेक्टमी हो जाएगी हॉवल जॉली बॉडीज़। अब जब स्प्लीन ख़त्म होगी तो ऊपर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, उसको सेप्टिसिमिया मेनिंजाइटिस हो जाएगी विद स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी और ऑस्टियोमाइलाइटिस विद सल्मोनेला। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके क्राइसिस क्या है कि थ्रोम्बोटिक हो सकते हैं, यानी कि अगर अब वो पहले सिकल शेप में ऊपर से और उसके डिहाइड्रेशन होगी या हाइपोक्सी वगैरह, तो यहाँ पे आके फंस जाएंगे, आगे ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, एवेस्कुलर नेक्रोसिस, हैंड फुट सिंड्रोम हो जाएगा, सिक्विस्टर कर सकते हैं एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, फिर वही स्प्लीन ख़त्म होगी, पारोवायरस का इन्फेक्शन हो सकता है, हीमोलिटिक क्राइसिस हो सकते हैं, ठीक है। एडिशनल ये है कि ये हमारे पास सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट में नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडियस, क्योंकि ये कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर जो है ये आकर सिकल सेल्स जो हैं यहाँ पर जमा हो जाएंगे, इनके वेसल्स में कुछ इस तरह प्रॉब्लम कराएंगे कि एडीएच यहाँ पर एक्ट नहीं कर पाएगा, एडीएच वाटर के एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा, तो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडियस करवा देगा, ठीक है। तो इसमें ये सिकल सेल का बताया गया है कि हीमोग्लोबिन एसिड होती है, पॉइंट म्यूटेशन, एमएसएस म्यूटेशन बीटा ग्लोबुलिन में होती है, एबनॉर्मल शेप्ड सेल्स हो जाते हैं, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। क्रोनिक लेग अल्सर, हॉवल जॉली बॉडीज़ होंगी, रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन्स होंगी, सिकल सेल सीन है विद रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नॉन हीलिंग अल्सर, तो सिकल सेल एनीमिया। क्राइसिस में क्या है कि एक पेशेंट आता है विद फीवर और जॉन्डिस के साथ और पेनफुल लेग अल्सर हैं, सफरिंग फ्रॉम उसको मतलब नॉन केस ऑफ वेजो वो सिकल सेल एनीमिया, तो वेजो ओक्लूसिव क्राइसिस है, हीमोलिटिक क्राइसिस, ठीक है। हीमोग्लोबिन कम, जॉन्डिस है, नॉन हीलिंग अल्सर, एब्डोमिनल पेन आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन, क्या है, हीमोलिटिक क्राइसिस, ठीक है। ये सारे हीमोलिटिक क्राइसिस हैं, ठीक है। अब एक पेशेंट है विद सिकल सेल डिजीज़, उसको जॉन्डिस डेवलप हुआ है, हीमोलिटिक क्राइसिस। ऑर्गेनिज्म जो ऑस्टियोमाइलाइटिस करवाता है सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट में, वो क्या है, सल्मोनेला। विद दिस वी आर डन, थैंक यू।